Hello student, I am Mehnaz Khan. Today student we will study 6th chapter from your Bihar book. This is 9th class chapter. The name of the chapter is My Childhood. This chapter is written by APJ Abdul Kalam and this chapter is taken from the book from autobiography of APJ Abdul Kalam, The Wing of Fire. This is an extract. ये APJ अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है विंग ऑफ फायर से लिया गया है। ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। स्टूडेंट, एज वी ऑल नो दैट APJ अब्दुल कलाम वॉज आर एक्स प्रेसिडेंट, वो हमारे प्रेसिडेंट थे और ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड ही इज़ कॉल्ड मिज़ाइल मैन ऑफ इंडिया। वो एक इतने महान साइंटिस्ट थे कि उन्हें मिज़ाइल मैन ऑफ इंडिया का भी कहा जाता है। उन्होंने इंडिया के लिए फर्स्ट मिज़ाइल बनाई और वो एक महान साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही जेनरस पर्सन थे। ह्यूमैनिटी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनकी लाइफ का एक एक मोमेंट हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। यहाँ पर इस चैप्टर को इंक्लूड करने का आपके सिलेबस में पर्पज़ यही है कि जिससे हम उनकी बहुत सारी बातें सीखें। वो कितने सफरिंग को फेस करने के बाद इस सक्सेस ऑफ पीक पर पहुँचे हैं, किस तरह से उन्होंने लाइफ स्पेंड की है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। जैसे कि हम सब जानते भी हैं कि APJ अब्दुल कलाम बहुत प्रॉस्पर फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। ऐसी कंडीशन में होने के बाद भी हायर स्टडी करना, इतनी सक्सेस पाना, इतने आगे निकल जाना कैसे पॉसिबल हुआ उनके लिए, क्या क्या प्रॉब्लम उनके सामने आई, क्या कैसे उन्होंने उसको फेस किया। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the Eastwell, Madras state. अब वो क्या कह रहे हैं, आई वॉज बॉर्न इन मिडिल क्लास तमिल फैमिली। उनकी बर्थ जो हुई थी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी जो तमिल फैमिली थी और वो आइलैंड है एक रामेश्वरम, वहाँ पर रहती थी जो कि ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट, जो कि पहले ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट था। जो ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट से सेंस मीन्स पहले उसको मद्रास स्टेट काउंट किया जाता था। लेट अस सी हियर, हेयर इज़ अ रामेश्वरम। यहाँ पर रामेश्वरम है, बहुत छोटा सा एक डॉट की तरह है और वो 3 साइड से वाटर से घिरा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आइलैंड। ये आइलैंड है, बिल्कुल ड्रॉप सी है और ये उस टाइम ये तमिलनाडु स्टेट नहीं था। उसका प्रीवियस जो फॉर्मर नेम है वो मद्रास स्टेट था। तो इसीलिए वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने वही लिखा है कि वो रामेश्वरम में उनकी बर्थ हुई है जो कि मद्रास स्टेट था, लेकिन वो अब तमिलनाडु स्टेट काउंट होता है। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। अब वो क्या कहते हैं कि उनके जो फादर हैं जिनका नाम है जैनुलाब्दीन, वो ना तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे और ना ही बहुत ज़्यादा उनके पास वेल्थ थी। वेल्थ मीन्स प्रॉपर्टी, मनी, बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं थी। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। अब वो इन सारी डिसएडवांटेज को छोड़ दिया जाए अगर, तो उनके अंदर जो इनेंट कहते हैं स्टूडेंट्स, जो नेचुरली हमारे में आती है, गॉड गिफ्टेड होती है, बचपन से होती है, चाइल्डहुड से होती है, इन बॉर्न, उनकी विजडम बहुत शार्प थी, उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी, बहुत अच्छी बुद्धि रखने वाले थे, एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और बहुत ही उदार हृदय के व्यक्ति थे, वो बहुत ही जनरस थे। अब वो जनरस कैसे थे आगे हम उसमें पढ़ेंगे। He had an ideal helpmate in my mother, आशियम्मा। अब वो क्या कह रहे हैं, ही इज़ यूज फॉर फादर। उनकी एक आइडियल आदर्श हेल्पमेट थी, सहायिका थी। सहायिका मीन्स जीवन साथी थी, संगनी थी, जो कि उनकी मदर थी आशियम्मा। उनकी मदर का नेम है ये। आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, but I am quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together। अब वो क्या कह रही हैं, कह रहे हैं कि आई डोंट
रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर, उन्हें एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है कि 5 होते थे, 10 होते थे, कितने होते थे, लेकिन जो आउटसाइडर होते थे उनको वो फैड कराती थी। फैड क्या होता है? फैड मीन्स खाना खिलाना। फैड इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ फीड। फीड की सेकेंड फॉर्म फैड है। तो वो उन्हें खाना खिलाती थी हर रोज़। बट वो कितने होते थे? क्वाइट सर्टेन, ये बिल्कुल सर्टेन है कि फार मोर, बहुत ज़्यादा होते थे। जो आउटसाइडर खाने वाले होते थे उनकी ऑन फैमिली को भी अगर टुगेदर कर दिया जाए उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग होते थे जिनको वो खिलाती थी। तो यहाँ पर किसकी जेनरसिटी दिख रही है? एक तो उनकी मदर कितनी हार्ड वर्किंग थी कि वो इतने लोगों का खाना बनाती थी, और दूसरे उनके फादर की जेनरसिटी दिख रही है कि वो अदर्स लोगों के लिए खाने प्रोवाइड कराने में उनकी पूरी हेल्प होती थी। ऐसा नहीं था कि वो ये लाइक नहीं करते थे कि उनके घर कोई आए और खाए। भाई लेबर तो वही करते थे, पैसे तो वही कमा कर लाते थे, उनकी मदर कुक करती थी। तो दोनों ही बहुत जेनरस पर्सन थे। I was one of many children, a short boy with rather distinguished look, born to tall and handsome parents. अब वो कह रहे हैं कि उनके मैनी चिल्ड्रंस थे, बहुत सारे बच्चे थे, उनमें से मैं एक शॉर्ट बॉय था, छोटी हाइट वाला था, रैदर डिस्टिंग्यूज, थोड़ा सा डिफरेंट था, ऑर्डिनरी था, मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, एक कॉमन सा बच्चा था और कॉमन सा लुक रखता था। जबकि मेरे पेरेंट्स जो थे टॉल थे और हैंडसम पेरेंट्स थे। यू कैन सी हेयर इन दिस पिक, ये उनकी मदर हैं और इनके फादर, यहाँ बीच में APJ अब्दुल कलाम हैं, उनके पिक है। लेकिन वो इन कंपैरिजन ऑफ अपने पेरेंट्स की अगर साथ कंपेयर किया जाए तो ना ही वो इतने टॉल थे और ना ही वो इतने हैंडसम थे। We lived in our ancestor house which was built in the middle of 19th century. अब वो क्या कह रहे हैं कि हम अपनी एंसेस्टर कहते हैं पूर्वज, जो हमारे पुश्तैनी हमारा घर था, ये देख सकते हैं आप पिक में, उसमें हम रहते थे, जो कि मिडिल 19th सेंचुरी में बना हुआ था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस made of limestone and bricks on the mosque street in रामेश्वरम। अब वो कह रहे हैं कि ये लगभग पक्का घर था, सीमेंटेड बना हुआ घर था, जो कि ब्रिक से, सीमेंटेड घर कैसे होता है? ब्रिक से बना हो, सीमेंट से बना हो, लाइमस्टोन से बना हो, तो उससे बना हुआ था। वो पक्की छत थी उनकी। और वो कहाँ पर था? उसकी वो लोकेशन बताते हैं कि मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में था, मस्जिद वाली गली में था उनका घर। और अभी उसको चेंज करके उसके घर की, उनके घर की लोकेशन तो वही है, बट उसकी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है इन प्रेजेंट डेज। इफ़ यू गो देयर देन यू विल फाउंड द लुक ऑफ द हाउस लाइक दिस इज़ अ हाउस ऑफ कलाम। उसको चेंज कर दिया गया। ये उनके चाइल्डहुड में था और अब ये इस कंडीशन में है। माई ऑस्टर father used to avoid all inessential comfort and luxuries। अब वो कह रहे हैं जो मेरे फादर हैं वो ऑस्टर्स थे, मीन्स सिंपल भी थे, स्ट्रिक एंड सेवर भी थे। मतलब उनके पापा बिल्कुल सादा जीवन जीने में बिलीव करने वाले थे। वो क्या करते थे? यूज टू अवॉइड ऑल इन असेंशियल कंफर्ट। वो जो ज़रूरी कंफर्ट और लग्जरीज नहीं होते थे उनको पसंद नहीं करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइड फॉर अ टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन एंड और क्लॉथ। जो नेसेसरी थिंग्स थी वो सारी हमें प्रोवाइड कराई जाती थी, जैसे कि हमें खाना टाइम पर मिलता था, हमें सारी दवाइयाँ मिलती थी और पहनने के लिए कपड़े मिलते थे। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत थैंकफुल है अपने पेरेंट्स के लिए कि अगर मैं कहूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो बिल्कुल सिक्योर था। सिक्योर मीन्स सेफ था। कैसे सेफ था? जो मटीरियली थी, मीन्स मटीरियल जो ज़रूरी होता है एक इंसान को जीने के लिए, जैसे खाना, दवाइयाँ, कपड़े, मकान, ये सारी चीज़ें उनके लिए अवेलेबल थी। और वो इमोशनली भी सिक्योर थे। इमोशनली क्यों सिक्योर थे? उन्हें प्यार करने वाले उनके मम्मी पापा थे, उनकी केयर करने वाले, उनकी ज़रूरतों को समझने वाले। तो वो सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि अगर मैं किसी से भी कंपेयर करूँ तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए।
कि उन्होंने मुझे सारी बेसिक जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो पूरा किया, मुझे प्यार दिया, मुझे केयर दिया। जबकि अगर अदर से कंपेयर किया जाए तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम जो हैं बहुत प्रॉस्पर फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर थैंकफुल हैं, वो अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल हैं कि उन्होंने उनको पाल पोस कर इतना बड़ा किया और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी की हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। यहाँ पर एक वो गुड हैबिट सिखाते हैं हमें कि हमें थैंकफुल होना चाहिए एट एवरी मोमेंट। हर मोमेंट हमें थैंकफुल होना चाहिए। बच्चों, हमें अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल होना चाहिए यहाँ कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया कि हमें बेस्ट लाइफ प्रोवाइड कराई जा सके, हमें अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए, हमारे खाने पीने के लिए, हमारी सारी सुख सुविधाओं के लिए वो कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो हमें उनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए। जबकि उनके पेरेंट्स इतने प्रॉस्पर नहीं थे, तब भी उन्हें उनके अंदर एक थैंकफुल फीलिंग थी कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए जो किया बहुत कुछ किया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर broke out in 1939 when I was 8 year old। अब वो क्या कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है 1939 में, when I was 8 year old, जब वो कितने साल के थे? 8 साल के थे। इट मीन्स उनकी बर्थ कब हुई थी? 1931 में। फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड। वो कह रहे हैं कि रीज़न तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुई। अ सडन डिमांड फॉर टैमरिड सीड इरप्टेड इन द मार्केट। और उन्हें इसका भी रीज़न नहीं समझ पे आया, जो टैमरिड सीड है उसकी जो डिमांड है वो मार्केट में एकदम इरप्टेड हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ टैमरिड। ये टैमरिड है, इमली है, तो इमली के बीज जो होते हैं वो मार्केट में उसकी बहुत डिमांड होने लगी। I used to collect the seed and sell them to a provision shop on Mosque Street। जिस मॉस्क स्ट्रीट में रहते थे वहीं उसके कॉर्नर पर एक प्रोविज़न शॉप थी, एक पंसारी की दुकान थी। तो ये क्या करते थे, सारे दिन सीड कलेक्ट करते थे और वहाँ उसको सेल करते थे। अ डे कलेक्शन वुड फैच मी प्रिंसली सम ऑफ एन आना। मतलब वो कह रहे थे कि सारे दिन कलेक्ट करने के बाद टैमरिड सीड उन्हें उसके बदले में क्या मिलता था? 1 आना। और वो 1 आने की वैल्यू क्या है? एन ओल्ड 1 आना क्या है? एक ओल्ड इंडियन करेंसी है। पहले रुपया नहीं चलता था, आना चलता था। तो एक आने की वैल्यू क्या है? 6 पैसा। 6 पैसे है एक आने की वैल्यू, तो वो उन्हें मिलता था। अब यहाँ पर जो उनका सेंटेंस है वो थोड़ा सा आयरनिकल है। आयरनिकल मीन्स कमेंट वे में है। मीन्स वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था, सिर्फ 6 पैसे मिलते थे, समझो, सारे दिन लेबर करने के बाद। लेकिन फिर भी वो उनके लिए प्रिंसली सम था। प्रिंसली सम क्यों था? क्योंकि ये वो शो करता है कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनको ये पैसे वैसे भी नहीं मिलते थे, सिर्फ उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। लेकिन जब एक बच्चे की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरे होने के बाद उसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएं जिससे वो कुछ भी खा पी सके, तो वो उसके लिए एक प्रिंसली सम है, एक बहुत अच्छी फीलिंग कराने वाला है। तो वो पैसे भी उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट लगते थे। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर which I would later attempt to trace in the headline of the नामनी। अब वो कह रहे हैं उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, जलालुद्दीन उनका नाम था, वो उनको स्टोरी सुनाते थे अबाउट वॉर, वर्ल्ड वॉर की स्टोरी सुनाते थे, जिसकी बाद में वो हेडलाइंस ढूंढते थे द नामनी में। व्हाट इज़ द नामनी? अ तमिल डेली न्यूज़पेपर, तमिल लैंग्वेज में आने वाला एक न्यूज़पेपर। Our area, being isolated, was completely unaffected by the war। वो कह रहे हैं कि उनका एरिया, जैसे कि हमने मैप में देखा, बिल्कुल बाहर एरिया है वो, तो वो आइसोलेटेड था। आइसोलेटेड किसे कहते हैं? बिल्कुल अलग कटा हुआ, लोनली। तो उस पर वॉर का कोई अफेक्ट नहीं था, कोई असर नहीं था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलिड फोर्स। जल्दी इंडिया को एलिड फोर्स में ज्वाइन होना पड़ा। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर। और उस टाइम इमरजेंसी की
कंडीशन डिक्लेयर की गई। स्टूडेंट, अब जैसे कोई भी फाइट होती है, कोई भी वॉर होती है, उसमें 2 पार्टीज़ होती हैं। तो वहाँ पर भी 2 पार्टीज़ थी। तो उनमें से एक पार्टी एलिड ग्रुप था। उस एलिड ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री शामिल थी? यूके शामिल था, यूएसए उसमें शामिल था, रशिया उसमें शामिल था। तो इस ग्रुप में इंडिया को शामिल होना पड़ा। वो इंडिया इनकी तरफ से लड़ रहा था। तो उसकी कंडीशन में शामिल होने के बाद इंडिया में क्या हुआ? इमरजेंसी अलर्ट हो गया। इमरजेंसी अलर्ट में क्या होता है? प्रेसिडेंट की रूलिंग शुरू हो जाती है, राष्ट्रपति शासन शुरू हो जाता है, और जो बहुत सारी हमें फ्रीडम मिली होती हैं डिफरेंट फील्ड, वो सारी हमें कर्टेल कर दी जाती हैं, वो सारी हमारी फ्रीडम रोक दी जाती है। सिर्फ हम बेसिक ही कुछ कर सकते हैं। और उस टाइम जो सारी गवर्नमेंट है, सारा शासन जो होता है, सारे अधिकार जो होते हैं वो राष्ट्रपति के अंडर में आ जाते हैं। तो ये कंडीशन कब हुई? जब इंडिया जो है एलिड ग्रुप में शामिल हुआ। The first casualty came in form of suspension of train held in रामेश्वरम स्टेशन। अब फर्स्ट कैजुअल्टी, यहाँ पर कैजुअल्टी कहा जा रहा है। कैजुअल्टी मीन्स लॉस। सबसे पहला नुकसान क्या हुआ इस वॉर में शामिल होने का? कि जो रामेश्वरम में ट्रेन हेल्ड कहते हैं स्टॉप होना, ट्रेन का जो स्टॉप होना है वो एंड हो गया है, सस्पेंशन हो गया है। मीन्स रामेश्वरम में से स्टेशन से जो ट्रेन होकर जाती थी उसको उन्होंने रोक दिया है। यू कैन सी हेयर स्टूडेंट, ये रामेश्वरम है तो ट्रेन यहाँ से होकर जा रही है, लेकिन ये स्टेशन जो है अभी क्या है कि डायरेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पर स्टॉपेज उसका बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है? द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड दनशोकड़ी। जो दूसरा एरिया है दनशोकड़ी और रामेश्वरम, दो मतलब अलग टाउन हैं, तो उनके बीच में से जैसे ट्रेन होकर जाती थी। तो अब ये न्यूज़पेपर जो आता था रामेश्वरम में, अब वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर कैसे आता था? वो आता था ट्रेन के थ्रू। लेकिन अगर ट्रेन का स्टॉपेज वहाँ से बंद कर दिया जाए तो फिर क्या हो? तो चलती ट्रेन से वो न्यूज़पेपर वहाँ से फेंकने लगे, और वो कहीं भी फेंका जा सकता है। जैसे कि अब यहाँ से ट्रेन जा रही है और ये ट्रेन जाएगी तो रामेश्वरम से निकलते हुए दनशोकड़ी, ये वाला दूसरा टाउन है, यहाँ तक जाती है। तो ये ट्रेन यहाँ से चल रही है, सीधी जा रही है, तो इस एरिया में वो कहीं भी न्यूज़पेपर का बंडल फेंक दिया करते थे, क्योंकि स्टॉपेज नहीं है तो वहाँ न्यूज़पेपर कैसे पहुँचाया जाए। दैट फोर्स माई कज़िन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। अब यहाँ पर उनके कज़िन की बात कही गई है जिनका नाम है शमसुद्दीन। वो क्या करते थे? न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन रामेश्वरम में। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल। अब उनकी ड्यूटी बढ़ गई कि उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो बंडल को कैच कर सके। एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट। अब क्या हुआ? नेचुरली उसके दिमाग में ये आया, उस स्लॉट को, स्लॉट मीन्स उसे खाली स्पेस को भरने के लिए क्या करना चाहिए कि उन्होंने उनको अपॉइंट कर दिया APJ अब्दुल कलाम को। स्टूडेंट, स्लॉट हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। स्लॉट मीन्स एक द फन दे हैड में हमने पढ़ा है। स्लॉट वो प्लेस होता था जहाँ पर वो मार्गी अपना होमवर्क रखती थी, मीन्स वो खाली प्लेस। तो अब क्या कह रहे हैं? इस प्लेस को फिल करने के लिए किसको यूज़ किया गया? APJ अब्दुल कलाम को। शमसुद्दीन हेल्प द अर्न माई फर्स्ट वेज। अब शमसुद्दीन ने ऐसा नहीं उन्हें रखा, उन्हें काम कराया और उन्हें पैसे भी दिए। इससे उन्होंने क्या किया? उनकी फर्स्ट वेज मीन्स मजदूरी, उन्हें लाइफ में पहली मजदूरी मिली। ऐसे तो उन्होंने इमली कलेक्ट करके भी पैसे लिए कमाए हैं, बट उसको वो फर्स्ट वेज नहीं मानते हैं, क्योंकि वो उनका शौक था, कभी किया कभी नहीं किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उनके पास एक तरह से नौकरी की है। Half a century later, I can still feel the surge of pride in the earning of my own money for the first time. Half a century later means अभी 50 ईयर हो चुके हैं। सेंचुरी कितने टाइम की होती है? 100 ईयर का टाइम। तो वो हाफ सेंचुरी बोल रहे हैं, तो हाफ सेंचुरी के बाद भी अभी 50 साल हो चुके हैं उस इंसिडेंट को। तो वो क्या कहते हैं? मुझे अभी भी सर्ज ऑफ प्राइड होता है। सर्ज ऑफ प्राइड मीन्स सडन इंक्रीज इन द फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम वंस ऑन अचीवमेंट। मैं अभी भी सेटिस्फाइड होता हूँ कि मैंने पहले
जो अपनी फर्स्ट वेज कैसे कमाई, उसमें उन्हें गर्व फील होता है। जब इंसान काम करता है, पैसे कमाता है तो, और फर्स्ट टाइम कमाए, तो वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, उस एक प्राउड की फीलिंग आती है। तो सेम अब्दुल कलाम के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्हें भी एक प्राउड की फीलिंग थी उस टाइम। एवरी चाइल्ड is born with some inherited characteristic into a specific socio-economic and emotional environment। अब वो कहते हैं कि जो हर बच्चा होता है वो कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्ट के साथ पैदा होता है। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स क्वालिटीज़, इनहेरिटेड जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स के जीन से हमें मिलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कुछ सोशो इकोनॉमिक्स, सामाजिक, कुछ आर्थिक, कुछ इमोशनली इन्वायरमेंट जो है वो हमें सिखा देता है। कुछ हमारा जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो हमारे होते हैं, कुछ हमें पर्यावरण सिखाता है, आसपास का हमारा माहौल सिखाता है। एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और जो फिगर ऑफ अथॉरिटी होते हैं वो चीज़ हमें ट्रेन करती हैं। अब फिगर ऑफ अथॉरिटीज़ 2 टाइप की होती हैं। वन तो होती हैं हमारे पेरेंट्स, और सेकंड होते हैं हमारे टीचर्स। अब ये फिगर ऑफ अथॉरिटीज़ की सेंस क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? फिगर ऑफ अथॉरिटीज़ मीन्स जिनको हमारे ऊपर अधिकार होता है, जो हमें ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं। ये कह रहे हैं अ पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी ओवर अनदर पर्सन, अ पर्सन हु हैज़ द पावर टू गिव ऑर्डर एंड मेक डिसीजन। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। वही चीज़ हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं। तो हमारी लाइफ में 2 फिगर ऑफ अथॉरिटीज़ होते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पेरेंट्स आते हैं, सेकंड पर हमारे टीचर्स आते हैं। तो ये कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इनहेरिटेड मिलती हैं, क्वालिटीज़ हमारे अनुवांशिक मिलती हैं, बहुत सारी हमें सिखाई जाती हैं फिगर ऑफ अथॉरिटीज़ के द्वारा। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब वो कह रहे हैं जो मुझे अनुवांशिक गुण मिला है ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन का, वो मुझे मेरे फादर से मिला है। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस। और अगर मैंने अपनी माँ की बात करूँ तो मैंने उनसे सीखा है अच्छाई में विश्वास रखना, एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर। और मैंने अपनी मदर से क्या सीखा है? काइंडनेस, बहुत दयालु हृदय के थे वो। और सेम ये सारी क्वालिटीज़ ही मेरे 3 ब्रदर और सिस्टर ने भी मेरे पेरेंट्स से सीखी है। I had 3 close friend in my childhood। अब वो क्या बताते हैं? अपने फ्रेंड सर्किल के बारे में बताते हैं। उनके 3 क्लोज फ्रेंड थे, 3 फ्रेंड थे और 4th ये थे। इन माई चाइल्डहुड रामानंदा शास्त्री, रामानंदा शास्त्री थे एक तो उनके फ्रेंड, दूसरे थे अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। अब यहाँ पर वो कहते हैं, उन्होंने कौन अपने 3 फ्रेंड बताए हैं? रामानंद शास्त्री, रामानंदा शास्त्री, अरविंदा, शिव प्रकाशन। और ये तीनों ही बॉयज़ जो थे ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते थे। ऑर्थोडॉक्स कहते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं अपने धर्म को मानने में, रूल्स ऑफ रिलीजन्स को फॉलो करने में। तो ये तीनों ही पक्के ब्राह्मण हिंदू थे। As children, none of us ever felt any difference। वो कह रहे हैं जब हम छोटे बच्चे थे, हम चारों में कोई भी कुछ अलग सा डिफरेंस हमें लगा नहीं कि वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये लोग ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। अमंग अस आर सेल्फ बिकॉज ऑफ आर रिलीजन डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग। हमें ये फील ही नहीं हुआ कि जो हमारा रिलीजन है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, या हमारा अपब्रिंगिंग, हमारा रहन सहन, हमारा पालन पोषण डिफरेंट टाइप से हो रहा है, ऐसा उन्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। उनका चाइल्डहुड बहुत डिफरेंट था। हिंदू सोसाइटी में रहने के बाद, एक मुस्लिम होने के बाद भी उन्हें कुछ भी इस टाइप का तब तक फील नहीं हुआ। Hope student that you have understood the explanation. In next part we will continue our explanation। आगे सेकेंड पार्ट में हम इसकी एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू रखेंगे। तब हम उनकी लाइफ के कुछ डिफरेंट्स और बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट को शेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।